अगस्त से उन लोगों ने मंच साझा करना शुरू किया। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये 10 सीटें हैं तो बहुत महत्वपूर्ण संख्या, बड़ी कम है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के यह देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की दोस्ती क्या रंग लाती है। और वही एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि लालू नीतीश तो एक हो गए, लेकिन उनके कार्यकर्ता एक नहीं हुए, उनकी दूरियां अब तक नहीं पटी हैं। इससे क्या परिणाम होंगे? और खास तौर पे पिछले साल जो चुनाव हुए थे यानी 2010 में और अभी जो चुनाव हुए हैं, दोनों के अगर आप मतों के प्रतिशत को देखिएगा तो 52% से ज्यादा वोट पड़े थे 2010 के चुनाव में, और अभी 46% के आसपास वोट पड़े हैं 2014 के इस उपचुनाव में। तो अब चुनौती बड़ी है, लेकिन जो शहरी मतदाता है वो बाहर आए हैं, वो वोट किसका है? हालांकि शुरुआती रुझान में देखना पड़ रहा है बहुत गौर से, हालांकि 14-15 राउंड तक ये काउंटिंग चलना है, लेकिन शुरुआती दौर पे देखिए तो करीब 5-5 सीटों की बात चल रही है, जहां पर कि महागठबंधन के लोग 5 सीट पे आगे चल रहे हैं पहले राउंड में, और फिर वहीं एनडीए के लोग 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो रुझान है, रुझान के हिसाब से यही देखना पड़ रहा है, और जो चीजें सामने आ रही है उसके हिसाब से ये लगता है कि अगले जो कुछ राउंड होने हैं उन राउंड में क्या होना है ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख है 25 अगस्त 2014। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण तारीख है, और खास तौर से राजनीति के जो स्कॉलर हैं वो एक नए समीकरण का परिणाम क्या होता है ये देखेंगे। विनायक, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन करके जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी, जमीन कैसी तैयार हुई उसकी? देखिए देवेश, एक जो बड़ी कोशिश की गई थी, और कोशिश ये थी कि जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में जो इनका एमओआई समीकरण बिखरा था लालू प्रसाद का, और इन्होंने अल्पसंख्यकों को बड़ा एग्रेसिव किया था, तो उसके नतीजे ये निकले कि उनके साथ जो यादव थे वो भी टूटे और फायदा होना शुरू हो गया बीजेपी को अप्रत्याशित वोट हासिल हुए, बीजेपी को सीटें बहुत ज्यादा मिली, और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जो कि महादलित के मसीहा कहे जाते हैं, उन्हें महज 2 सीट हासिल हुई। लालू प्रसाद एमओआई के प्रणेता हीरो माने जाते हैं, उन्हें 4 सीट हासिल हुई। तो कुल मिला के 6 सीट में ये छोटे और बड़े भाई सिमट गए। अब उनकी कोशिश ये थी कि जो उनका बिखरा कुनबा था एमओआई महादलित, एमएमवाई महादलित मुस्लिम यादव, इनको कैसे समेटा जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह जरूर है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें शहरी मतदाता ज्यादा आए हैं बनिस्बत के ग्रामीण मतदाताओं के। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि 2014 के चुनाव में लालू प्रसाद नीतीश के खिलाफ मैंडेट हासिल करने में लगे थे, वहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद के खिलाफ मैंडेट हासिल करने में लगे थे, कार्यकर्ताओं की दूरियां वही कायम है। तो ऐसी दशा में यह कह लेना कि इन दोनों के हाथ मिलाने से कार्यकर्ता का भी दिल एक हो गया, या फिर जो लोग हैं जो उनके वोटर है वो भी एक हो गए, ये थोड़ा सा नामुमकिन और थोड़ा सा अव्यवहारिक यहां दोनों दिख रहा है। कुल मिलाकर के अब कुछ घंटे जरूर बचे हैं देवेश, उसमें इनके तो भविष्य तय होंगे ही। खास तौर पे देखना पड़ेगा कि अब मोदी बिहार में क्या कुछ गुल खिलाना चाहते हैं, यह भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, क्या राजनीतिक करवट होगी, बहुत कुछ तय हो जाएगा, और इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अगले साल होने वाले हैं, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है कम से कम बिहार में। लेकिन विनायक, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी आगे हैं कहीं से, तो आरजेडी के उम्मीदवार भी आ गए हैं, कांग्रेस को भी शुरुआती रुझान मिल रहा है, ये रुझान क्या कह रहे हैं? देवेश, अगर हम कुछ सीटों पे बात करें, जिस सीटों पे लगातार हम लोग बात करते रहे, एक तो पहला सीट आपका है नरकटियागंज, जहां पर कि 2,46,000 वोटरों में आपको 80,000 के आसपास वहां पर माइनॉरिटीज के वोट हैं। तो चलिए, माइनॉरिटीज के वोट का चमत्कार ये कि पहले राउंड में वहां से फखरुद्दीन आगे चल रहे थे कांग्रेस के, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की शुरुआत हुई, जैसे ही दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हुई, तो रश्मि वर्मा बीजेपी की वो आगे हो ली। फिर आप बात करिए छपरा की, तो छपरा चूंकि वहां से प्रभुनाथ सिंह भी रहते हैं, और प्रभुनाथ सिंह की भी अपनी ताकत है, उनका भी अपना बड़ा कुनबा है, वहां उनके बेटे रणधीर सिंह चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, तो वो 1400 वोट से पहले राउंड में आगे चल रहे थे। अब दूसरे राउंड की गिनती वहां शुरू हो चुकी है, उसके भी परिणाम आ जाएंगे, तो वहां देखना पड़ेगा कि विनायक, रोकेंगे आपको, जरा मध्य प्रदेश का अपडेट भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हुए हैं, आज नतीजा आने वाला है, और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो यहां तो कम से कम वो हवा दिखाई दे रही है। राघवगढ़, बहोरीबंद, ये 2 सीटें हैं, और तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में, ये इस वक्त की अपडेट आ रही है। आगर, राघवगढ़ और बहोरीबंद, ये 3 सीटें हैं। भारत शास्त्री हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भारत, कम से कम मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि हवा चल रही है वही वाली जो लोकसभा चुनावों में दिखाई दी थी। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा टेस्टिमोनियल था शिवराज के लिए भी, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव जिताए थे, तो ये 3 बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शिवराज की भी परीक्षा की खड़ी थी। और निश्चित रूप से कहें बाकी देश में अगर और जो रुझान आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में मध्य प्रदेश की अभी तीनों सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है, और अभी तो ये रुझान आना शुरू हुए हैं। पहले से ही माना भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं इन तीनों उपचुनाव में ही बीजेपी ही बढ़त बनाएगी, और वैसा ही दिख रहा है। जी
तो वैसा ही दिख रहा है मध्य प्रदेश में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राघवगढ़, बहोरीबंद और आगर में उपचुनावों के रुझान आना शुरू हो गए हैं। कुछ देर में नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं ये साफ इशारा करते हैं कि नतीजे और रुझान में शायद ही कुछ अंतर हो पाए। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारत आपसे बात करेंगे, लेकिन बिहार में भी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और नजर वहीं बनी हुई है, वहां से भी रुझान आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पंजाब से भी रुझान आ रहे हैं। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 4 राज्यों में विधानसभा की 18 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन रुझान आना शुरू हो गए हैं। बिहार की 10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं, पंजाब की 2 सीटें हैं, कर्नाटक की 3 सीटें हैं, जिनके नतीजे आज सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो टिकी हुई है वो बिहार के नतीजों पर है। 10 सीटों पर यहां चुनाव हुए थे और पिछले चुनावों में इन 10 सीटों में से 6 पर बीजेपी थी, 3 पर राष्ट्रीय जनता दल और 1 पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। मध्य प्रदेश की अभी हम बात करें तो 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जेडीयू नेता अली अनवर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं को लेकर के। लेकिन मुख्य सवाल था कि कम्युनल पोलराइजेशन हुआ, तो वो अब धीरे धीरे वो अपने जगह पर आ रहा। लेकिन सर सवाल यही है ना कि सरकार तो वहाँ पे आप लोगों की है, आप सीधे तौर पर ये कंपेयर करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने 3 महीने में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वहाँ पिछले कई साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। वो सवाल तो सबसे बड़ा उसी को नहीं, तो विकास एजेंडा कहाँ रह जाता है। एजेंडा पर जब लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काना आ जाता है, दंगा फसाद का माहौल आ जाता है, तो चीजें लोग तात्कालिक तौर पर ही सही लोगों की सोच को तो वो प्रभावित करती ही है, लेकिन ये अस्थायी भाव नहीं है। घृणा और दुश्मनी अस्थायी भाव नहीं है, प्यार मोहब्बत ही अस्थायी भाव है। और हम लोग समझते हैं कि फिर और भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन बिहार के उपचुनावों पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। इस तरह से वोट लेकर हमारे साथ विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी लड़े थे और लालू जी के विरोध में लड़े थे और बाद में लालू जी के साथ मिल गए। बिहार की जनता इस गठबंधन को पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमारा विश्वास है कि बिहार की 10 सीटों में ज्यादा से सीट भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीतेगा। विनायक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। विनायक, शहनवाज की जो बात है वो कम से कम बिहार पर सटीक नहीं बैठ रही है, यहाँ के रुझान तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए देवेश, जहां तक शाहनवाज कह रहे हैं, शाहनवाज का कहना अलग है। सबसे खास बात यह है कि शाहनवाज भी चुनाव हार के यहां से जा चुके हैं। भागलपुर से आरजेडी को सीट मिली थी, बुलो मंडल को। ये भी शाहनवाज हुसैन को याद रखना चाहिए। रही बात इस चुनाव में जो तब्दीलियां आ रही हैं और जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, 20 वर्षों के बाद छोटे बड़े भाई एक साथ हुए, भरत मिलाप हुआ है। लेकिन भरत मिलाप कितना प्रभावकारी होगा ये अगले चंद घंटों में तय हो जाएगा। देवेश, एक बड़ा सवाल ये जरूर है कि जहां जहां माइनॉरिटीज के वोट हैं वहां पहले राउंड की गिनती के बाद वहां पे आरजेडी को फायदा मिला था। अगर हम बात करते हैं नरकटियागंज का, वहां 80,000 वोट है माइनॉरिटीज के, तो नरकटियागंज से आरजेडी के जो अलायंस है यानी कांग्रेस से, वहां से फखरुद्दीन को फायदा मिला था। फखरुद्दीन आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले राउंड की गिनती खत्म हुई, वहां ऋषि वर्मा वहां से आपको लीड कर रही है, वो बीजेपी की हैं। वही बात आपको आ रही है यहां जाले में। जाले से भी आपको बीजेपी की सीट के जो उम्मीदवार है रामनिवास, वो आगे चल रहे हैं। फिर छपरा, चूंकि छपरा पे बात आके बार बार टिक रही थी कि वहां शायद एनडीए को फायदा न होने वाला है, वो वहां की जो गणित है वो बिल्कुल कायम है। बक्सर के हालात देखिए तो बक्सर में भी हालात वही है कि एनडीए को फायदा मिल रहा है। तो फिलहाल यह देखना पड़ेगा कि चूंकि अगले जो कुछ और राउंड होने हैं, कम से कम आपको समझिए कि 12 से 13 राउंड की गिनती भी और होने शेष हैं, तो वैसे दशा में ये कह सकते हैं। हालांकि कोशिशें जो हैं इस दफे लालू प्रसाद का अगर एमवाई है तो उसमें नीतीश कुमार ने अपना एम का इजाफा कर दिया। एमवाई समीकरण कितना चला है ये देखने वाली बात होगी और बहुत कुछ देखना होगा कि क्या वास्तव में बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण काम आया या फिर नीतीश लालू को कुछ हासिल नहीं हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सतना में अमावस्या मेला में भगदड़ हुई, 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 5 महिलाएं इसमें शामिल हैं। दरअसल कामतगिरी मंदिर में परिक्रमा के दौरान ये हादसा हुआ है। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की जाती है श्रद्धा के साथ और इसी परिक्रमा के चलते की परिक्रमा में यह हादसा हुआ है। भगदड़ मच गई, दंडवत परिक्रमा ये की जाती है, 10 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कामतनाथ मंदिर है, कामतगिरी पर्वत पर, वहां भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई, 5 महिलाएं भी मरने वालों में शामिल हैं। बहुत से लोग घायल भी हुए हैं, हालांकि उनका सही आंकड़ा भी नहीं आ पाया है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। भगदड़ की यह घटना कामतगिरी परिक्रमा के दौरान हुई है। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है 2 लाख रुपए प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से इस घटना ने खड़ा किया है, कब तक श्रद्धालु ऐसे ही भगदड़ में मारे जाते रहेंगे। अभी 10 महीने पहले की बात है, दतिया जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ मंदिर में नवरात्रि का वो वक्त था जब श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई थी, 115 लोग मारे गए थे। सवाल यही है, कब तक श्रद्धालु मारे जाते रहेंगे। एक बार फिर से एक ऐसी ही घटना हुई है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। कामतनाथ मंदिर जो कामत पर्वत के ऊपर है, भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। यहां 5 महिलाएं भी इन मृतकों में शामिल हैं। दर्दनाक मौत हुई, 10 श्रद्धालुओं की दंडवत परिक्रमा कर रहे थे कामतगिरी पर्वत की और वहीं ये भगदड़ मच गई। भगदड़ मची कैसे अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन कामतनाथ मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और बहुत सकरा रास्ता है। बड़े स्तर पर पूजा सोमवती अमावस्या के दौरान यहां होती है। एक तो सोमवार अमावस्या का दिन, सोमवती अमावस्या का मेला, बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और इस बात की जरूर जानकारी प्रशासन को भी थी, लेकिन यह भगदड़ कैसे मची ये देखने वाली बात है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। अमित शाह सुबह गोलीबारी से प्रभावित आरएसपुरा का दौरा करेंगे और उसके बाद कठुआ में होने वाली रैली को संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली में कांग्रेस के पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह का बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और अमित शाह के साथ पार्टी के सीनियर लीडर जेपी नड्डा, राम माधव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी आरपी सिंह भी जाएंगे। बीजेपी चीफ सोमवार को कठुआ में एक रैली को संबोधित करेंगे, मतलब आज। और शाह की कश्मीर यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। बीजेपी ने मिशन 44 की योजना बनाई है, जिसके तहत वो राज्य में बहुमत हासिल करके सरकार बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 19 जनवरी 2015 को खत्म हो रहा है और राज्य में 87 विधानसभा सीटों के लिए उससे पहले चुनाव कराए जाने हैं। तो जम्मू कश्मीर में अमित शाह रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले आरएसपुरा वो जाएंगे जहां पर लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है और वो उन परिवारों से मिल सकते हैं जो इस गोलीबारी से प्रभावित हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आज अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा जिसमें 194 कोल ब्लॉक के आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, जस्टिस बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की पीठ इस मामले को देख रही है। कोल ब्लॉकों का आवंटन झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 2004 और मार्च 2011 के बीच किया गया था। पीठ सीबीआई जांच की भी निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।
एक याचिका दाखिल करके 194 आवंटन निरस्त करने की मांग की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करना है। कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे और इन्हें बाद में गलत बताया गया और सुप्रीम कोर्ट आज इन कोल ब्लॉक आवंटन पर अपना फैसला देगा। और तारा शाहदेव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कई संगठन अब इस मामले को लेकर सामने आ चुके हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और आज इस मसले को लेकर कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। लेकिन यह पूरा मामला है क्या, ये आपको बताते हैं। रणजीत कोहली, यही नाम बताया था इस शख्स ने अपना। इसी नाम, चमक धमक और समाज में रुतबे के बल पर इसने एक नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव को अपने प्यार के जाल में फांस लिया। बात शादी तक पहुंची और 7 जुलाई 2014 को दोनों ने शादी भी कर ली। तारा अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कई सपने देख रही थी, लेकिन वो असलियत से बेखबर थी। और जब सच्चाई सामने आई तो तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति को वो हिंदू समझ रही थी वो दरअसल मुस्लिम था। उसका असली नाम था रकीबुल हसन। और फिर शुरू हुआ तारा के साथ दरिंदगी का सिलसिला। तारा के मुताबिक उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। उसे घर में बंधक बना लिया गया। किसी तरह उसने अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दी और FIR दर्ज करवाई गई और पुलिस ने तारा को इस कैद से छुड़वाया। लेकिन इस बात की भनक लगते ही रकीब अपने करीबियों के साथ फरार हो गया। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, जबकि तारा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। एक नॉर्मल आदमी नहीं है जो इसके कॉन्टेक्ट्स है। आज आप नहीं समझ सकते, वो इंटरनेशनली भाग भी चुका होगा। ये तो तब पता चलेगा ना क्या है ये, आखिर कहाँ से इसके इतने कॉन्टेक्ट्स है, कैसे ये फोन पे देश को घुमा रहा है। बड़े बड़े जिस कानून पे हम भरोसा करते उस कानून वो उसके लिए खिलौना है। ये सब तो NIS ये सब जांच करे, क्योंकि ये एक आम आदमी, एक पुलिस की बात नहीं है। ये पुलिस उस केस को करती है जहाँ पे एक नॉर्मल पति पत्नी की बात होती है। ये बहुत बड़ा चीज है। पुलिस ने रकीब के कई ठिकानों को सील कर दिया है। कई चीजें अपने कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। तारा के मुताबिक इस मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पति पत्नी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े हाथ हैं। हालांकि पुलिस इन तमाम बातों से इनकार कर रही है। इसमें कोई बड़ा नाम, पहली बात तो मैं बता दूं, शामिल नहीं है। ये रणजीत सिंह कोहली नाम के व्यक्ति के ऊपर जो केस किया गया है उनके श्रीमती तारा शाहदेव के द्वारा, उस केस में पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है। इस संबंध में पुलिस बहुत ही सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन सवाल कई खड़े हैं। जैसे शादी तक रंजीत के रकीबुल हसन होने का राज कैसे छिपा रहा? शादी होते ही धर्म परिवर्तन का दबाव क्यों बनाया जाने लगा? शादी में शरीक किसी भी शख्स ने रकीबुल हसन को क्यों नहीं पहचाना? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रकीब और रंजीत कोहली की गिरफ्तारी के साथ ही मिल पाएंगे। प्रशांत कुमार, लाइव इंडिया, रांची। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आज की जरूरत करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
और महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आ रही है। मुंबई से लोनावाला के लिए सी प्लेन की सेवाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। ये पहली बार है जब महाराष्ट्र में इस तरह की खास सेवा शुरू की जा रही है। पानी से हवा में और हवा से पानी में। जी हां, कुछ ऐसे ही सफर का लुत्फ अब आप महज 2,999 रुपए में उठा सकते हैं। आज से महाराष्ट्र में सी प्लेन की सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अगर आपको नहीं पता कि सी प्लेन क्या होता है तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सी प्लेन एक खास तरह का विमान होता है जो पानी में लैंड हो सकता है और तैर भी सकता है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी मैरीटाइम एनर्जी हेलीकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर आज से देश के मेनलैंड में पहली सी प्लेन सेवाओं को शुरू करने जा रहा है। महाराष्ट्र पहली स्टेट है पूरे मेनलैंड इंडिया में जो सी प्लेन की सर्विस ऑफर कर रही है लोगों के लिए। टूरिज्म में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो खुद ही में एक एक्सपीरियंस है। सी प्लेन की शुरुआत उन इलाकों के लिए अच्छी खबर है जहां रनवे नहीं बनाया जा सकता। इन इलाकों में सी प्लेन के आ जाने से एयर कनेक्टिविटी मिल सकेगी, लिहाजा टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ इस खास सेवा के कई और मकसद भी हैं। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। उपचुनावों की मतगणना शुरू। बिहार के शुरुआती रुझानों में लालू, नीतीश और एनडीए में कांटे की टक्कर। मोहनिया में बीजेपी के प्रत्याशी आगे, नरकटियागंज से कांग्रेस को बढ़त। सांबा और आरएसपुरा सेक्टर में पाक की नापाक फायरिंग जारी। कांग्रेस का आरोप, पाक के खिलाफ सरकार के पास कोई नीति नहीं। उद्धव ने कहा, मोदी सरकार पाक को सिखाए सबक। मिशन कश्मीर पर अमित शाह का दूसरा दिन। 44+ को कामयाब बनाने पर नजर। आज कठुआ में रैली को करेंगे संबोधित। आरएसपुरा सेक्टर का भी करेंगे दौरा। सुप्रीम कोर्ट में कई अहम फैसले आज। कोल आवंटन रद्द करने पर आ सकता है फैसला। न्यायिक सुधार बिल पर भी सुनवाई। लव जिहाद के खिलाफ रांची बंद। शूटर तारा शाहदेव केस में फरार आरोपी रकीबुल हुसैन को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज। 3 घर और कई गाड़ियां जब्त। मुंबई के लोनावाला से देश की पहली सी प्लेन की सेवा से शुरू। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और प्राइवेट कंपनी मिलकर चलाएंगी सी प्लेन सर्विस।
और टेस्ट में करारी हार के बाद 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच आज। बड़ा सवाल, शास्त्री की मौजूदगी से बचेगी टीम इंडिया की साख? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट। इराक में फिर जंग शुरू हो गई है, ये तो आपको पता है। आपको यह भी पता है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स इराक में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन आईएसआईएस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके कमांडर ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि जल्द ही वो अमेरिका में व्हाइट हाउस पर अपना झंडा फहराएंगे। अब सवाल यह है, क्या दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आईएसआईएस एक संगठित फौज की तरह सीरिया और इराक में लड़ रहा है, जिस तरह उसके आतंकी किसी ट्रेंड फौजी की तरह इराक के कई बड़े इलाकों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, और जिस तरह अमेरिका अपनी जमीनी फौज को इराक में उतारने से डर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की ओर जा रही है। आतंकी संगठन आईसिस कराने वाला है तीसरा विश्व युद्ध। करीब करीब पूरे इराक पर आतंकी संगठन आईसिस का कब्जा हो चुका है। इराकी फौजें इसे रोकने में अब तक नाकाम साबित हुई हैं। आईसिस नरसंहार करता जा रहा है। अब तो इराक की इस जंग में एक बार फिर अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका आईसिस के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके आईसिस की आतंकी फौज आगे बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका को भी लगने लगा है कि इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है, क्योंकि पहली बार उसके सामने एक संगठित आतंकी फौज है, जिनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना ही हथियारों की। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें लड़ने के तरीके नहीं पता, वो बाकायदा सेना की तरह जंग कर रहे हैं। आतंकी फौज में जो लड़ाके शामिल हुए हैं, उन्हें बाकायदा तनख्वाहें दी जा रही हैं। हर महीने उन्हें रैंक के मुताबिक तयशुदा पैसे दिए जा रहे हैं। आईसिस ने दी है सीधे अमेरिका को चुनौती। इराक के बाद अमेरिका पर होगा अगला हमला। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली की हत्या के बाद आईसिस के कमांडर ने अमेरिका को